नमस्कार भाई। वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ हम चर्चा करें भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद के 3 चरण थे और 3 चरणों में हमने पहला चरण जो पढ़ा है उसका नाम है उदारवादी युग। क्या नाम है भाई? उदारवादी युग। और दूसरा चरण हमने शुरू कर रखा है। जो दूसरा चरण हमने शुरू कर रखा है वो है उग्रवादी युग। उदारवादी युग की मान्यता और उग्रवादी युग, दोनों युगों की मान्यता अलग अलग है। दोनों एक विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है कि अनुनय विनय से, ठीक है, और किसी भी तरीके से प्रार्थना पत्र के माध्यम से, इस तरीके से हमें देश में स्वराज्य की प्राप्ति करनी है। और उग्रवादी विचारधारा कहती है कि भाई सशस्त्र क्रांति के बगैर जो है वो स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से दो विचारधाराएं अलग अलग बातें करती हैं। ये जो विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, ये विचारधारा जो है उग्रवादी युग, और उग्रवादी युग का एक वीडियो हमने कल पढ़ लिया था। कुछ छोटी मोटी बातें जो हैं वो अभी अभी हम पढ़ेंगे उग्रवादी युग की। तो देखिए, उग्रवादी युग की एक एक बात की चर्चा करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हमने अमेरिका, लंदन, पेरिस, इन सब की चर्चा कर ली थी। आज हम ये भी जानते हैं कि भारत में रहकर ही नहीं, ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने एक कथन कहा था, उस बात को भी देखना। किसने कहा था भाई? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज तक ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है कि विदेशी सहायता के बगैर कोई देश आज़ाद हुआ हो, कोई क्रांति सफल हुई हो। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो देखिए क्या हुआ। अब इसका मतलब हम भी आज़ादी प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही लंदन में, ठीक है, जापान में, पेरिस में, अमेरिका में, अफगानिस्तान तो खैर उस समय नहीं था, तो ऐसे हम बात करें इन क्षेत्रों में आंदोलन की गतिविधि चल रही है। तो देखिए अफगानिस्तान में क्या गतिविधि चल रही है। अफगानिस्तान में क्रांतिकारी जो केंद्र है, क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र है ना, वो काबुल है। क्या है भाई? काबुल। और इस काबुल में 1915 में क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो अपने चरम पर पहुंची। कब पहुंचे भाई? 1915 में। 1915 में कैसे? यहाँ की क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनका नेतृत्व यहाँ के राजा महेंद्र प्रताप द्वारा किया जा रहा है। राजा थे ये महेंद्र प्रताप, और इन्होंने जनता का नेतृत्व किया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत किया। बगावत करके इनके काल में एक बड़ा प्रश्न आता है। हमको तो मूल रूप से फैक्ट टाइप में अध्ययन करना है, जो परीक्षा में आ जाए वो सबसे बढ़िया बात है। इनके द्वारा काबुल में भारत की प्रथम, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, देखना आप ध्यान से, भारत की प्रथम अंतरिम अस्थायी सरकार का गठन किया गया। किसके द्वारा भाई? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। भाई अंग्रेज हमें आज़ादी देकर नहीं गए, फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, अपनी सरकार का गठन कर लो। तो भारत में अपनी प्रथम अंतरिम सरकार का मतलब ये है कि देश गुलाम है फिर भी हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो प्रथम अंतरिम सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप द्वारा किया गया। उस अंतरिम सरकार का प्रथम राष्ट्रपति खुद राजा महेंद्र प्रताप ही थे, और उसके प्रधानमंत्री बनाए गए बरकतुल्ला खां। ये इस्लामिक व्यक्ति बरकतुल्ला खां, इनको बनाया गया। तो राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला खां के नेतृत्व में वहाँ एक सरकार बनी। बाद में क्या होगा? वो सरकार तो चलेगी नहीं, ये तो आपको भी पता है। बाद में भारत सरकार द्वारा इस सरकार को दमन कर दिया गया, या हम कह सकते हैं समाप्त कर दिया गया। फिर भी इस सरकार को जर्मनी और रूस, जर्मनी और कौन है भाई? रूस, इन दो देशों ने मान्यता दी। इस टॉपिक में प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न बन रहा है, अफगानिस्तान में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया? और आपका उत्तर होगा राजा महेंद्र प्रताप। दूसरा प्रश्न होगा, भारत की प्रथम अंतरिम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया? और फिर आपका उत्तर होगा राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है। तीसरा प्रश्न होगा, प्रथम अंतरिम अस्थायी सरकार जो राजा महेंद्र प्रताप ने गठित की उसे कितने देशों से मान्यता मिल गई थी? उन देशों से तो वो दो थे, एक जर्मनी और एक कौन भाई? रूस। इन देशों ने उसे तुरंत ही मान्यता दे दी कि बिल्कुल ठीक है, हम भारत की अंग्रेज सरकार को मान्यता नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भारत की जो सरकार है वो इन लोगों की सरकार है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण चला है।
क्रांतिकारी आंदोलन का कौन सा चरण भाई? दूसरा चरण। पहला चरण चल गया था 1905 में, आपने पढ़ा भी है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी है। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध होते ही क्रांतिकारी घटनाएं हो गई थी, वो प्रथम चरण था। लेकिन जब महात्मा गांधी की एंट्री होगी राजनीति में, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की एंट्री होगी, तो फिर क्रांतिकारी गतिविधियों को एक बार के लिए रोक दिया गया। तो जब रोका गया तो प्रथम चरण हो गया था। तो देखिए इसमें उस बात की व्याख्या दी गई है, असहयोग आंदोलन से क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, महात्मा गांधी को नेतृत्व दिया गया, तो फिर महात्मा गांधी तो अहिंसक तरीके से काम करते हैं, इसलिए क्रांतिकारी घटनाएं समाप्त हो गई। किंतु चौरी चौरा कांड हुआ, आपको पता ही होगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, यानी कि असहयोग आंदोलन जो है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। तो क्रांतिकारियों को लगा कि हम क्रांति कर रहे थे, हमने नेतृत्व महात्मा गांधी को दिया, उनका आंदोलन भी असफल रहा, इससे अच्छा तो हम ही पुनः क्रांति कर ले। तो इन घटनाओं से प्रभावित होकर क्रांतिकारी घटनाएं पुनः शुरू हुई, जिसे हम दूसरा चरण के नाम से जानते हैं। तो दूसरा चरण शुरू हुआ चौरी चौरा कांड से, ध्यान रखना, और वो 1922 में हुआ था। उसके बाद 1934 तक दूसरा चरण चलेगा। इस दूसरे चरण में एक तरफ महात्मा गांधी अपना अहिंसक आंदोलन लेकर चलेंगे और एक तरफ उग्रवादी लोग अपना क्रांतिकारी आंदोलन लेकर चलेंगे। तो पहले हम क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ लेंगे, यानी उग्रवादी युग ही पढ़ लेंगे, और उग्रवादी युग जब पूरा हो जाएगा तब हम महात्मा गांधी को पढ़ लेंगे, यानी हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो गांधीवादी युग की होगी। और आप देखेंगे अधिकतम एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी इस क्लास पर नए आए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हमने ये घटना पढ़ लिया है कि क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण इस चौरी चौरा कांड के बाद शुरू हुआ। ये ध्यान रखना, चौरी चौरा कांड, ये भी प्रश्न में आता है परीक्षा में, इसकी पूरी व्याख्या होगी। गांधीवादी युग में हम पूरी व्याख्या करेंगे इसकी। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ध्यान से देखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, यानी कि जब गांधीवादी आंदोलन एक आंदोलन असहयोग समाप्त हो गया तो युवाओं में आक्रोश आ गया। युवाओं को ऐसा लगा कि अब महात्मा गांधी भी शायद इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें, अपने स्तर पर आंदोलन चलाएं। तो देखिए उन्होंने क्या आंदोलन चलाया, उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। प्रश्न यही आएगा, संस्था का नाम रहा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में इसे कहा जाता है HRA, ध्यान रखना HRA, ठीक है। स्थापना देखिए, स्थापना, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया हुआ है कि स्थापना कहाँ हुई, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना, कब हुई नहीं आया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। करने वाले सदस्य सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि। और कहाँ की, इस प्रश्न को भी देखिए, प्रश्न ये मोस्ट है, राजस्थान पुलिस में यही प्रश्न आया था कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई, और आपका उत्तर रहेगा कानपुर में। इस संस्था की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था बंदी जीवन, ध्यान देना, पुस्तक का नाम क्या था भाई, बंदी जीवन, यानी कि हमारा जीवन बंदी है, हम बंधक हैं। कुछ लोगों ने तो गुलाम नंबर 4 भी कहा, कुछ ने अपने आप को गुलाम कहा, कई चीज़ों के, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, हम जमींदारों के गुलाम हैं, हमारी सोच के गुलाम हैं। इस पुस्तक के राइटर, रचनाकार जो हैं वो हैं सचिंद्रनाथ सान्याल, वो इस संस्था की पुस्तक है। इस संस्था के सदस्यों ने क्या किया, इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तारीख देखिए पहले तो, इस संस्था के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 की घटना है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दे दिया। ये परीक्षा का प्रश्न है कि काकोरी कांड है क्या, याद तो रट लेंगे हम कि भाई कब हुआ, किसने किया, पर है क्या। इस काकोरी कांड को अंजाम दे दिया, आपको तारीख मिल गई है, कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। क्या था, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन, ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। देखो क्या ये भी दे रखा है, ट्रेन का नाम क्या है भाई, 8 डाउन ट्रेन। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी 8 डाउन ट्रेन। इस ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर क्रांतिकारियों द्वारा लूटने की योजना बनाई गई। स्टेशन को, उस ट्रेन को बम से उड़ाने की योजना बनाई गई,
लेकिन उससे पहले सरकार को पता लग गया और जो क्रांतिकारी थे वो गिरफ्तार हुए। सभी ने ये देखना कौन कौन थे उस समय, मुख्य मुख्य कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु आदि, ये लोग थे उसमें। ठीक है, इस योजना, ये जो लूट थी ना कि भाई रेलवे को लूटो, क्यों लूटना चाहते हैं, धन की कमी थी। यह आप भी जानते हैं, हम क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे हैं, देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, हमें हथियार भी चाहिए, हमें सदस्य भी चाहिए, हमें राशन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें कोई ना कोई लूटना पड़ेगा। या तो मंदिर लूटो, आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों की लूट भी हुई थी भारत में और क्रांतिकारियों के द्वारा भी लूट की गई थी। ट्रेन को लूटो, तो इन लोगों ने मिलकर ट्रेन को लूटने की योजना बनाई पर लूट नहीं पाए। अब प्रश्न ये आएगा कि उस योजना का मुख्य योजनाकार कौन था। उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखना, राम प्रसाद बिस्मिल जो नहीं पकड़े गए। इस षड्यंत्र के तहत 4 लोगों को फांसी दी गई। ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल नहीं पकड़े गए पर अन्य 4 लोगों को फांसी दी गई। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए, देखिए इधर रखें। नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल। अब ये स्थान दे रखा है फांसी, 4 आदमियों को 4 अलग अलग स्थानों पर फांसी दी गई। देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। अगर सही समझ में आ रहा है तो कमेंट करें आप यस या नो में। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। इस प्रकार से 4 क्रांतिकारी व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हो गए थे। काकोरी कांड में आपके सामने काकोरी कांड लिखा हुआ है, ये उसकी तारीख लिखी हुई है 9 अगस्त 1925 को। यूपी की घटना है, 8 डाउन ट्रेन की घटना है और 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और उनको फांसी दी गई। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें और यस या नो में कमेंट करें। उसके अलावा अगर वीडियो के लिए, क्लास के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई अलग से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसा भी आपका सजेशन होगा वो सराहनीय होगा, आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट संस्था, ये लोग संस्था बना बना कर काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट संस्था क्या है उसको भी देख ले आप। देखिए नेक्स्ट संस्था का नाम देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पिछली संस्था का नाम था, सोशलिस्ट नहीं था, बीच में इस बात का ध्यान रखना। पिछली जो संस्था बनाई थी उसमें सोशलिस्ट नहीं था, यानी कि वो संस्था समाप्त हो गई या उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। तो इस संस्था का निर्माण 1928 में हुआ था। इसे हम कहेंगे HSRA। ठीक है, अब इस संस्था की स्थापना, ये भी परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है स्थापना तारीख, सही देखिए 9 सितंबर 1928 को। 9 सितंबर 1928 को कौन कर रहे हैं, भगत सिंह। अकेले नहीं करेंगे लेकिन पूरी बात सुनिए। भगत सिंह की पार्टी का नाम था भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा का विलय करके, देखिए पिछली जो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उस पार्टी में 1928 में भारत नौजवान सभा का विलय कर दिया और उस पार्टी का नाम क्या कर दिया, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 कर दिया। और इसका निर्माण कहाँ किया, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, वहाँ उसका क्या कर दिया गया भाई, निर्माण कर दिया गया। अब कुछ तो अलग बातें होंगी। अलग बात ये थी कि ये स्पेशल समाजवादी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको ऐड करना था उस संस्था में, इसलिए संस्था का नाम सोशलिस्ट जोड़ दिया गया। देखिए और पढ़ते हम क्या क्या। संस्थापक सदस्य भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु आदि, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। संस्था की मार्गदर्शक पुस्तिका, मैंने कहा अधिकांश जो संस्थाएं हैं उन सब की अपने अपने समाचार पत्र या कोई ना कोई अपनी पुस्तक है। तो इस संस्था की मार्गदर्शक पुस्तिका क्या है, देखिए पुस्तिका का नाम है द फिलॉसफी। ध्यान से देखना, द फिलॉसफी ऑफ द बम, बम की सोच। फिलॉसफी एक तरीके से सोच है, अध्ययन है। ठीक है, बम की सोच यानी हमारी सोच ऐसी है विस्फोटक। बम का क्या काम है, विस्फोट करना।
तो हमारी सोच भी विस्फोटक रहेगी। हमें गुलामगिरी वाली बात नहीं करनी है, गुलामी नहीं करनी है। इस पुस्तक का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम देखिए। इस पुस्तक का निर्माण भगवती चरण बोहरा ने की थी। पिछली क्लास में या हमने बताया था कि किसी को बम बनाने की कला सीखने के लिए भेजा गया था पेरिस। ठीक है, आगे पढ़िए। अब इस संस्था के द्वारा क्या क्या चीज़ों को अंजाम दिया गया, उस बात को चर्चा करेंगे। देखिए, इसी संस्था के सदस्य कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों 1929 में पहुंच गए दिल्ली असेंबली। कहाँ पहुंच गए भाई? दिल्ली असेंबली। और दिल्ली असेंबली में उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था, यानी कि जनता की सुरक्षा कैसे की जाए, वो बिल चल रहा था। और उसी बिल पर जाकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली बेंचों पर बम फेंका। खाली बेंचों पर क्या फेंका भाई? बम फेंका। और कुछ पंपलेट भी फेंके, पंपलेट कुछ पर्चे फेंके। इन पर लिखा हुआ था, पंपलेटों पर लिखा हुआ था, देख ध्यान से देखना, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, ये लिखा। यानी कि इस बम से भगत सिंह, सुखदेव या जो बटुकेश्वर दत्त है, वो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो तो अपनी आवाज़ सुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बम फेंके। ये स्पष्ट था। और वो लोग यहाँ से हिले नहीं, यहीं पर खड़े रहे। ठीक है, तो गिरफ्तार हो गए। अब वो दोनों तीनों व्यक्ति पहले से ही वारंट में थे। कैसे? देखिए उस बात को। 17 दिसंबर की बात है। 17 दिसंबर 1928 को इन सदस्यों ने, जो ऊपर गए उनमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल था, भगत सिंह, बटुकेश्वर, राजगुरु, इन सदस्यों द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। कब की गई थी? ध्यान, तारीख देख लो। 17 दिसंबर 1928 को। सैंडर्स क्या था? पुलिस अधीक्षक था पंजाब का, पुलिस अधीक्षक। सैंडर पंजाब का क्या था भाई? पुलिस अधीक्षक। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या की गई। इस हत्याकांड को क्या कहा जाता है? लाहौर षड्यंत्र। तो परीक्षा में आ जाएगा, लाहौर षड्यंत्र कब की घटना है? 1928 की। या इसी हत्याकांड को सैंडर्स हत्याकांड भी कहा जाता है। तो उसमें कौन शामिल है? भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ये सब शामिल है। चंद्रशेखर आजाद भी शामिल है। उपरोक्त दोनों केस, वो जो दोनों केस गए ना, इन दोनों केसों के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, और साथ में हम ले लेते हैं राजगुरु, इनको फांसी की सजा दे दी गई। सुनाई नहीं गई, दे दी गई। और कहाँ दी गई, इस बात को ध्यान रखना, लाहौर जेल में। कहाँ दे दी गई भाई? लाहौर जेल में। तारीख की मतलब फांसी की सजा देनी थी 24 तारीख को, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि भारत उमड़ जाएगा। इनको ऐसा लग रहा था कि भारतीय लोग लगे हुए हैं, हो सकता है रात को ही इनको रिहा करा दिया जाए, या कोई भी तरीका हो सकता है। तब इनको क्या लगा कि इनको फांसी दे देने में फ़ायदा है। उससे अलावा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। उस समझौते के तहत भी इनकी रिहाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समझौते में सीधी सीधी शर्त थी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं है और उनको रिहा किया जाएगा, जो बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं उन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा उस समझौते के तहत। ठीक है, समझ पा रहे हो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है हम एक एक बात। तो इनको फांसी दे दी गई लाहौर जेल में। अधजले शवों को जब अचानक भीड़ उमड़ी, लोगों को पता लगा कि इनको फांसी दे दी गई, तो भीड़ जो है वो धीरे धीरे जेल की तरफ आने लगी, उमड़ पड़ी। तो अधजले शवों को ये लोग जो है नदी में बहाकर दौड़ पड़े। तो ऐसे क्रांतिकारी थे हमारे। हाँ, इन क्रांतिकारियों की बात कर रहे थे हम। अब एक एक बात लीजिए। 23 मार्च 1931 या 23 मार्च लीजिए, 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस बात के लिए, बात क्या है? इन लोगों को शहीदी मिली थी, ये लोग शहीद हुए थे, भगत सिंह और ये सब, है ना। भगत सिंह का प्रश्न भी आया था, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक। भगत सिंह पूर्णतया नास्तिक हुआ करते थे, उनको ये जो वेद है इनमें किसी प्रकार की आस्था नहीं थी। अगली बात, अब कई बार आता है शहीद दिवस, उसको भी देख लीजिए। वो होता है 30 जनवरी। 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, वो शहीद दिवस है। और ये इनको फांसी 23 मार्च को, ये क्या है भाई? शहीदी दिवस। समझ पा रहे होंगे आप? समझ पा रहे हैं तो यस का कमेंट करें फिर एक बार। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करने से समय बढ़िया कट जाता है। और आप चाहें तो इनको लगातार साथ में लिख भी सकते हैं,
सेम जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके पास आ जाएगा, कोई अलग बात नहीं होगी। अगला नोट देखिए, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आप सब ने पढ़ा होगा फरवरी 1928 में, ये भी नोट में चल रहा है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। अब क्यों आया था पहले उसको देखिए। 1919 के अधिवेशन जो अधिनियम बना था उसकी जांच करने के लिए आया था। उस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ध्यान रखना। कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं क्योंकि सबकी सब बातें नहीं लिखी जाती, पर आपको बता दिया जरूर जाएगा। इस वीडियो से सुने हुए से पर्सन हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रिट हो, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कुछ भी हो, हर में जीके में सब्जेक्ट में सब कहीं पर ये टॉपिक है। तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे, साइमन कमीशन भारत आया, 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। तो पंजाब में लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता है, लाला लाजपत राय को के नेतृत्व में विरोध किया गया। किसका विरोध चल रहा है? साइमन कमीशन का। किंतु उन पर सैंडर्स के नेतृत्व में लाठियां बरसाई गई थी। मैंने बता ही दिया सैंडर्स कौन है, बताया था मैंने पीछे। सैंडर्स कौन है भाई? पंजाब का पुलिस अधीक्षक, उनके नेतृत्व में लाठियां बरसाई गई, ठीक है। तो 17 नवंबर 1928 को, हम यहाँ लाला लाजपत राय तो नहीं पढ़ रहे पर क्रांतिकारी घटना पढ़ रहे हैं। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु। तब उन्होंने एक बात कही थी, जिस समय उनके सिर पर लाठियां पड़ी थी, तब उन्होंने एक बात कही थी। बात क्या थी? कि मेरे सिर पर, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी, पैकिंग हो जाएगी ब्रिटिश साम्राज्य की। और उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह जिंदा है, उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जिंदा हैं। देखिए उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने क्या कहा? आज भारतीय सौर मंडल का एक तारा डूब गया। कितनी दुखद बात कही है। आज भारतीय सौर मंडल का एक तारा डूब गया। वो तारा कौन? लाला लाजपत राय। कौन भाई? लाला लाजपत राय। अगला नोट देखिए, जो भी नोट आए वो निश्चित ही प्रश्न है। प्रश्न तो पूरी लाइनें, एक भी लाइन आपकी ऐसी नहीं डाल रखी जो प्रश्न नहीं होगा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है। इलाहाबाद में कौन सा पार्क है? अल्फ्रेड पार्क। आज के दिन इसका नाम चंद्रशेखर पार्क है, चंद्रशेखर पार्क। इस पार्क में चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया गया, ठीक है। उन्होंने लगातार संघर्ष किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगा कि भाई बात नहीं बनेगी। आखिरी गोली जब बची तो चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। स्वयं को क्या मार ली भाई? गोली। आप ये ध्यान से सुने, चंद्रशेखर आजाद जो शब्द है, आजाद, उनके नाम के पीछे तो तिवारी है, उनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी है, पर हम बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद। क्यों? क्योंकि वो जब भी कभी गलियों में निकलते थे, जब भी कभी इस मतलब राष्ट्रीयता के विचार का प्रचार करते थे, जुलूस निकालते थे, तो एक लाइन बोलते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करे हैं, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद की है। राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह भारत को कहा जाता है, क्योंकि जोरावर सिंह भारत और चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये दोनों कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए थे, ठीक है, इसलिए इनको इस प्रकार की बात की जाती है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलें। कुछ टॉपिक रह रहा है अपना, थोड़ा सा रह रहा है, बिल्कुल थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट सभा है नौजवान सभा। पीछे हमने चर्चा भी करे थे नौजवान सभा। इसकी स्थापना 1926 में हो गई थी। कहाँ हुई? पंजाब में। कौन कर रहे हैं? भगत सिंह, और भगत सिंह के मूल साथी या दोस्त है छबील दास, इनके द्वारा। इसी सभा द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, और इसी सभा के अंदर जब विरोध चल रहा था तो इसी सभा में कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला जी इसी सभा में थे उस समय। और उसके अलावा, क्योंकि ये सभा पंजाब की है और लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा भी हम बात करें, इसी नौजवान सभा का बाद में विलय हो गया था। और किस में विलय हुआ? HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक में विलय हुआ 1928 में, और बाद में ये बन गया क्या था? HRSA। समझ पा रहे होंगे आप?
एक घटना और पढ़ते हैं, चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव शस्त्रागार लूट। शस्त्रागार क्या है? अंग्रेजों का शस्त्र का भंडार है। चटगांव बंगाल का एक गांव है। तो क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ से लाएं? लूटो। वही अभी पीछे काकोरी कांड वाली बात कर रहे थे, वो क्यों बात है। तो चटगांव शस्त्रागार लूट जो है वो कब हुई? 1930 में। बंगाल के क्रांतिकारी सूर्य सेन ने इसकी योजना बनाई। सूर्य सेन के नेतृत्व में लूट का प्रयास किया गया। सरकार को पता लग गया तो सरकार ने उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और 1934 में उनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 1934 में। कब दी गई भाई? 1934 में उनको फांसी दे दी गई। वही सूर्य सेन जो है वो बाद में मास्टर दा के नाम से जाने गए। इस प्रकार का भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो उपनामों का होगा। राजस्थान के उपनाम को तो वीडियो हमने बना रखे हैं, पीछे कोई अगर देखना चाहे तो ज़रूर मिल जाएगा। राजस्थान के उपनाम, जैसे राजस्थान का चंद्रशेखर किसको कहते हैं, राजस्थान का तिलक किसे कहते हैं, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, इस प्रकार के 20-22 नामों का वीडियो हम पीछे बना चुके हैं। यहाँ तो हमारा जो वीडियो है वो ये है, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण उग्रवादी युग, और उग्रवादी युग का वीडियो नंबर 2। भाई एक युग है, एक वीडियो में आए तो नहीं भी आए। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो यस कमेंट करें, नहीं तो फिर क्यों नहीं आ रही वो आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगला देखिए टॉपिक क्या है, होम रूल आंदोलन। पहली बात, आयरलैंड की तर्ज पर। सबसे पहली बात इस बात को ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन भारत का नहीं है। मूल रूप से होम रूल जो आंदोलन चलाया है मूल रूप से आयरलैंड का ही है, और इसके जनक रैंडमान आयरलैंड के निवासी हैं, जिनका नाम क्या है? रैंडमान, वो उनके जनक हैं। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व तिलक व एनी बेसेंट ने किया था। तिलक व एनी बेसेंट ने किया था। दोनों के विचार सेम मिलते हैं, ठीक है, इसलिए विचार मिलने से इन्होंने भारत के कुछ क्षेत्र बांट लिया। ठीक है भाई, इस क्षेत्र में हम चलाएंगे, इस क्षेत्र में हम चलाएंगे। होम रूल आंदोलन यानी कि देश को आज़ादी की दिशा में और विकास की दिशा में और क्या कर सकते हैं, बहुत प्रकार के आंदोलन चला दिए, तो अब होम रूल भी चला के देख लेते हैं। तो आयरलैंड की तर्ज पर ही चलाया गया, और एनी बेसेंट ने भारत में इसमें प्रवेश किया, और एनी बेसेंट का सहयोग किया किसने? तिलक ने। तो तिलक का होम रूल कौन सा है? देखिए, इसमें एक ही बात करेंगे अपन। तिलक का होम रूल की स्थापना 1916 में पूना में हुई, बस ये ध्यान रखना है, जिसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। अध्यक्ष कौन है भाई? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, अगला देखिए, एनी बेसेंट का होम रूल। किनका भाई? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का होम रूल स्थापना वही 1916, ये 1916 सितंबर है, और वो 1916 ये अप्रैल है। समझ रहे हो क्या? यानी कि एनी बेसेंट भारत आ गई थी। आप समझेंगे, एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की ही निवासी थी, लेकिन फिर भी उसे भारतीय धर्म, भारतीय शास्त्र, भारतीय ग्रंथ का, इनका सबका नॉलेज था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। पूर्व में भारतीय निवासी थी। बहुत से ऐसे विदेशी लोग हैं जिन्होंने भारत की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो हम तो भारत के हैं, तो हमें तो लगाना ही चाहिए, और हमें तो अपने परिवार की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। देखिए, एनी बेसेंट का होम रूल स्थापना सितंबर 1916 में कहाँ हो रहा है? मद्रास में, जबकि उसका पूना में। इसका अध्यक्ष देखिए, जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज कौन है भाई? अरुंडेल है। यह मूल रूप से आयरलैंड के निवासी, हम बात कर ही चुके हैं। 1917 में एनी बेसेंट जो है ये आंदोलन चला रही थी, तो इन पर भी प्रतिबंध लग गया था, और उनको ऊटी में बंधक बना दिया गया। कहाँ बना दिया गया भाई? ऊटी में। ठीक है, इन्होंने यानी कि एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्रों की रचना की है, एक कॉमनवेल्थ और एक कौन सा? न्यू इंडिया। तो आप जब इस टॉपिक को पूरा कर पाओगे तो कम से कम इस टॉपिक से 20 समाचार पत्र प्राप्त होंगे। जैसे प्रजामंडल का टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको जल्दी ही। प्रजामंडल पूरा होते होते 20 समाचार पत्र हो जाते हैं, 20 संस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे किताबों के नाम इनके आ जाते हैं, संस्था, समाचार पत्र, ऐसे ही यहाँ पर। तो इस प्रकार से एनी बेसेंट का आंदोलन नेतृत्व जो है वो भारत के लिए कम नहीं था। एनी बेसेंट जो है वो
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो आंदोलन के ऊपर सरकार के द्वारा मारपीट की गई, उसमें एनी बेसेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वो बात हम कर रहे थे यहाँ पर कि एनी बेसेंट जो है, बहुत से ऐसे विदेशी लोग हैं जिनका भारतीय क्षेत्र में योगदान रहा है। तो आज हमारा जो है टॉपिक वो था उग्रवादी युग। कौन सा युग भाई? उग्रवादी युग। ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। उग्रवादी युग से अगर प्रश्न आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और हम बात करें तो उग्रवादी युग के बाद हमारा टॉपिक क्या चलेगा, यानी कि कल की अगर हमारी क्लास होगी तो कौन सा होगा? गांधी युग, या हम कहेंगे गांधीवादी युग। महात्मा गांधी के जन्म से लेकर और देश की आज़ादी तक गांधी का नेतृत्व रहा, या गांधी जो है उनसे संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे हम। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। ठीक है, अगर फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक करें, और उसके अलावा जो भी नए आए हों वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक, अधिकतम टॉपिक जो है अपने इस चैनल पर डाल दिए जाएंगे। और हिस्ट्री पूरी होने के बाद फिर एक बार हम कुछ ही दिनों के बाद में सिर्फ और सिर्फ रिट के ही टॉपिक लेकर चलेंगे। ये इसलिए उठाया टॉपिक क्योंकि ये रिट, पुलिस, पटवार, हर किसी टॉपिक जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित है। तो आप सभी लोगों का जो हमारी इस क्लास में लाइव बने हुए हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। ठीक है, जो आप अपना कीमती समय हमारे लिए हाँ